तो आज हम देखने वाले हैं एलियन रोमुलस मूवी। अब इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 1979 में आई एलियन मूवी और 1986 में आई एलियंस मूवी, इन दो मूवी के बीच का जो टाइम पीरियड है वो हमें इस मूवी में दिखाया गया है। मतलब एलियन मूवी का टाइम पीरियड था 2122 और एलियंस मूवी का 2179, और इस एलियन रोमुलस मूवी का टाइम पीरियड है 2142, जो इन दो मूवी के बीच का है। और अगर आपने वो एलियन मूवी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, हम इस मूवी को देखने से पहले 1979 में एलियन मूवी की स्टोरी समझते हैं। उस मूवी में दिखाया गया था कि कुछ साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप अपना मिशन करके अर्थ पर वापस लौट रहे थे, लेकिन आधे रास्ते में ही इन्हें LV 426 प्लैनेट से सिग्नल मिलते हैं। इसलिए ये लोग उस प्लैनेट पर जाने का फैसला करते हैं, जहां इनका सामना जेनोमॉर्फ एलियन से होता है, जिसमें सारे लोग ही मारे जाते हैं और उनमें से बचती है सिर्फ एलन, जो आखिर में उस एलियन से लड़कर उसे शिप से बाहर फेंक देती है और खुद बच जाती है। ये थी एलियन मूवी की कहानी। अब हम देखेंगे एलियन रोमुलस मूवी की कहानी, जहां मूवी के शुरुआत में हम एक उल्का पिंड को देखते हैं जिसे एक कॉरपोरेशन शिप आकर अपने कब्जे में लेता है। फिर यह सीन यही कट होता है और हमें एक जैक्सन प्लैनेट को दिखाया जाता है जो वेलैंड यूटानी कॉलोनी का होता है, जहां लोगों को मजदूरी जैसा काम करना पड़ता था। इसी चीज से परेशान हुई एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रेन था। उसका एक भाई भी होता है जिसका नाम एंडी था, लेकिन एंडी इंसान नहीं, वो रोबोट था जिसे रेन के फादर ने रेन का ख्याल रखने के लिए बनाया था। रेन को ये प्लैनेट बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि इन लोगों को यहाँ बहुत काम करना पड़ता था और इस प्लैनेट पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। इसलिए रेन यहाँ से निकलना चाहती थी और यहाँ से निकलने के लिए इन्हें 12,000 वर्क आवर्स पूरे करने होते हैं, जिसके बाद इन्हें दूसरे प्लैनेट पर जाने के लिए टिकट दी जाती थी। और ये घंटे रेन ने अब पूरे कर दिए थे, इसलिए वो इनके ऑफिस आकर दूसरे प्लैनेट की टिकट मांगती है। लेकिन उसे बताया जाता है कि अब नियम बदल गए, अब 12,000 की जगह 24,000 घंटे हो गए हैं, जिसे सुनकर रेन बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहां बाहर खड़े एंडी के पास कुछ बच्चे आते हैं और उसे परेशान करते हैं, जिससे उसके सिस्टम में खराबी आती है। लेकिन रेन बाहर आकर एंडी को ठीक करती है। तभी रेन को अपने एक दोस्त टाइलर का कॉल आता है, जो उसे एंडी के साथ कहीं पर बुलाता है। फिर रेन वहां पहुंचती है जहां उसके सारे दोस्त आए हुए थे, जॉन, नवारो, टाइलर और टाइलर की बहन के, जहां ये लोग भी रेन की तरह इस प्लैनेट पे काम करके परेशान हो गए थे और यहां से निकलना चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया था। ये लोग रेन को बताते हैं कि इन्हें स्पेस में एक खाली पड़ा हुआ शिप दिखा है जिसका नाम टग नॉस्ट्रोमो है, जिसके अंदर पड़े हुए हाइपर स्लिपिंग चैम्बर का यूज करके हम यहां से निकलकर ईवागा नाम के प्लैनेट पर जा सकते हैं। लेकिन ये लोग बताते हैं कि एक समस्या है। वो जो टग नॉस्ट्रोमो शिप है वो वेलैंड यूटानी का है, जिसके लिए इन्हें उसका एक्सेस चाहिए होगा, और इसमें इनकी मदद एंडी कर सकता था, क्योंकि एंडी को भी वेलैंड यूटानी कंपनी ने ही बनाया था। और जब आगे जाकर कंपनी ने एंडी को कचरे में फेंक दिया, तब रैन के फादर ने एंडी को बचाकर रिक्रिएट किया। लेकिन ये सुनते ही रेन उन्हें मना करती है, क्योंकि इससे एंडी मुसीबत में पड़ सकता था। जहां टाइलर रैन को समझाता है कि हमारे पास यहां से निकलने का बहुत अच्छा मौका है। अगर हम यहां से नहीं निकले तो और 4-5 साल यहां पे गधों की तरह काम करना पड़ेगा और ये कंपनी हमें कुछ नहीं देने वाली। अब रेन भी यहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वो आखिर में मान जाती है। जिसके बाद ये सारे लोग स्पेस क्राफ्ट से होते हुए स्पेस में उस शिप तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वो कोई शिप नहीं, वो बहुत बड़ा एक स्पेस स्टेशन था जो दो हिस्सों में बटा हुआ था, रोमुलस और रेमुस। लेकिन इन्हें पता चलता है कि जो रोमुलस था वो 36 घंटे में तबाह होने वाला था, जिस पर टाइलर कहता है कि मेन, एंडी और बियॉर्न, हम तीनों मिलकर रोमुलस में जाते हैं। हमें सिर्फ 30 मिनट लगेंगे वापस आने के लिए, क्योंकि वहां से इन्हें हाइपर स्लिपिंग चैम्बर चाहिए थे। जिसके बाद ये तीनों मिलकर रोमुल्स के अंदर जाते हैं और बाकी वो 3 लड़कियां रिमस वाले हिस्से में बैठकर इन्हें देख रही थी। वही ये तीनों लोग आगे बढ़ रहे थे, जहां ये लोग देखते हैं कि इस शिप की हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। वहां के कुछ हिस्से बहुत बुरी तरह डैमेज हुए थे। तभी उन्हें वहां एक रोबोट दिखता है जिसकी आधी बॉडी मेल्ट हो गई थी। वो रोबोट और कोई नहीं ऐश होता है, जिसे एलियन 1979 मूवी में दिखाया गया था।
अब इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहां कुछ आगे जाने पर इन्हें हाइपर चैम्बर के पॉड्स मिल जाते हैं, जिन्हें टाइलर तुरंत अपने शिप में भेज देता है। लेकिन उन पॉड्स में सिर्फ 3 साल का ही फ्यूल मौजूद था, पर इन्हें ईवागा तक जाने में 9 साल लगने वाले थे। इसलिए अब ये लोग फ्यूल की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, जहां ये लोग चलते हुए एक चैम्बर में पहुंचते हैं, जहां पर इन्हें इतना फ्यूल मिल जाता है कि जिससे ये लोग 9 साल तक हाइपर स्लिपिंग चैम्बर में रह सके। अब हम देखते हैं कि इस चैम्बर में फेस अगर एलियंस को फ्रीज करके रखा हुआ था, लेकिन तभी उसी वक्त उस चैम्बर का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे देखकर ये लोग कुछ समझ नहीं पाते। इसे खुद एंडी भी नहीं खोल पाता, क्योंकि एंडी एक पुराना रोबोट था, इसलिए उसके पास नए एक्सेस कोड्स नहीं थे। इसलिए रेन और नवारो इन्हें निकालने के लिए रोमुलस में आने लगते हैं। वही अब हम देखते हैं कि इन तीनों के उस लैब में घुसने के कारण वहां का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे वो फ्रीज करे हुए फेस हगर्स धीरे धीरे अनफ्रीज होने लगते हैं। वही अब आते हुए रेन को वो मेल्ट हुआ रोबोट ऐश मिलता है, जिसके अंदर से वो चिप निकालने लगती है। क्योंकि ये रोबोट इसी शिप का था, इसलिए इसके अंदर सारे एक्सेस कोड्स होंगे, और अगर इस चिप को एंडी में डाल दे तो एंडी के पास भी सारा एक्सेस आ जाता। इसलिए रेन उस चिप को निकाल कर इन लोगों के पास जाती है और टाइलर को एंडी में वो चिप इंस्टॉल करने के लिए कहती है, जहां वो चिप डालते ही एंडी का सिस्टम रिस्टार्ट होने लगता है। लेकिन तब तक वो फेस हगर पूरी तरह से रिलीज हो जाते हैं और इन टाइलर और बियॉन्ड पर हमला करने लगते हैं। तभी एंडी रीसेट होकर दरवाजा खोल देता है और ये तीनों लोग चैम्बर से निकल जाते हैं। लेकिन एक फेस हगर भी वहां से बाहर आ जाता है और नवारो पर हमला करके उसका मुंह दबोच लेता है। ये लोग उसे निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ये फेस हगर उसे नहीं छोड़ता। फिर ये लोग उस आधे रोबोट मतलब ऐश को मशीन से जोड़कर एक्टिवेट करते हैं, ताकि वो इन्हें कुछ बता पाए। जहां वो ऐश उस फेस हगर को देखते ही इन लोगों को यहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हम नवारो को छोड़कर नहीं जाएंगे। जिस पर ऐश कहता है कि इसे अभी के अभी मार दो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। वो बताता है कि ये फेस हगर इसके मुंह में अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज इंजेक्ट करेगा जो इसके डीएनए से मिलने के बाद एक भयानक चीज तैयार होगी, जो इसको फाड़ते हुए बाहर निकलेगी। फिर टाइलर पूछता है कि कौन सी चीज, जिस पर ऐश उन्हें ऊपर की ओर इशारा करता है, जहां जेनोमॉर्फ एलियन का कंकाल होता है। फिर ऐश इन्हें बताता है कि 20 साल पहले जब इस एलियन को शिप से निकालकर स्पेस में फेंक दिया था, तब ये एलियन किसी उल्का पिंड में जाकर समा गया, और तब से हम इसके मृत शरीर को स्पेस में ढूंढ रहे थे ताकि इस पर रिसर्च कर सकें। और हमारी खोज 170 दिन पहले पूरी हुई। हमें वो उल्का पिंड मिल गया जिसमें ये एलियन दबा हुआ था, और हमने उस एलियन को मृत समझकर शिप में ले लिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये जीव ऑक्सीजन और खाने के सिवा भी जिंदा रह सकता है। जिसके बाद इस एलियन ने पूरे शिप में तबाही मचा दी और सबको मार दिया। सब लोग मारे गए, लेकिन आखिर में ये एलियन भी हमारे चलाए हुए गोलियों से इंजर्ड हो गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन ये लोग इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें पहले नवारो को बचाना था। तभी रैन को एक आइडिया आती है। वो कहती है कि अगर हम इस फेस हगर की टेल को फ्रीज करें तो शायद ये इसे छोड़ दे, और ये आइडिया काम भी करता है। उस फेस हगर को फ्रीज करते ही वो नवारो को छोड़ देता है। लेकिन ऐश कहता है कि वो फेस हगर अपना काम कर चुका है। फिर ऐश नवारो को ले जाने से रोकने के लिए एंडी को कहता है, और एंडी भी नवारो को ले जाने से मना करता है। एंडी में ये बदलाव देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं, और ये बदलाव उसके अंदर चीप डालने से हुआ था, जिससे एंडी अब वेलैंड युतानी का गुलाम हो गया था। लेकिन बियॉन्ड एंडी को धक्का देता है और नवारो को लेकर स्पेसक्राफ्ट में आता है। उसे रोकने के लिए एंडी भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन उससे पहले ही बियॉन्ड स्पेसक्राफ्ट में आने के सारे रास्ते बंद कर देता है, जिससे ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। जहां स्पेसक्राफ्ट में बियॉन्ड, नवारो और कै होते हैं, और रोमुलस शिप में टाइलर, रेन और एंडी होते हैं। वही नवारो अब उस स्पेसक्राफ्ट को रोमुलस से अलग कर देती है, लेकिन तभी उसकी छाती में अचानक दर्द होने लगता है। अब कै को रोमुलस में क्या हुआ कुछ पता नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि नवारो को क्या हो रहा है। तभी नवारो एक्सरे मशीन से खुद को चेक करती है तो अंदर एक क्रिएचर दिखाई देता है, जो उसकी छाती फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जिससे नवारो वहीं पर मारी जाती है। और ये देखकर कै बेहोश हो जाती है, और इस भगदड़ में इनका स्पेसक्राफ्ट सीधा रोमुलस शिप के हैंगर में जाकर टकराता है,
जिस वजह से अब रोमुलस शिप जैक्सन प्लैनेट के रिंग की ओर तेजी से बढ़ने लगता है, जो अब सिर्फ 47 मिनट में जाकर टकराने वाला था, जिसे सुनकर ये टाइलर और रेन घबरा जाते हैं और उन तीनों को बचाने के लिए शिप के हैंगर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें वो लैब भी पार करनी थी जिसमें वो फेस हगर थे, इसलिए रेन और टाइलर आगे जाने के लिए कुछ सोचने लगते हैं। वही एंडी को हम ऐश के साथ देखते हैं। अब एंडी में चिप डालने से वो वेलैंड यूतानी का सेवक हो गया था, इसलिए ऐश इसे इनका अधूरा मिशन पूरा करने के लिए कहता है, जिसके लिए एंडी मान जाता है। वही रेन और टाइलर को समझ नहीं आ रहा था कि फेस हगर से बचकर आगे कैसे जाए। तभी वहां एंडी भी आ जाता है और इन्हें बताता है कि ये फेस हगर देख नहीं सकते, ये टेम्परेचर सेंस करते हैं, जिसकी मदद से वो इंसानों का टेम्परेचर सेंस करते हैं और फिर उनका शिकार करते हैं। इसलिए हमें शिप का टेम्परेचर हमारे बॉडी से मैच करना होगा, जिससे फेस अगर हमें सेंस ही ना कर पाए, जिसके बाद ये लोग शिप का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। लेकिन एंडी इन्हें बताता है कि तुम लोगों को नॉर्मल रह के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर तुम डर गए तो तुम्हारा टेम्परेचर शिप के टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। फिर ये लोग बिना आवाज करे आगे बढ़ने लगते हैं। वही अब हम कै को देखते हैं, जो अब होश में आ गई थी और बियोर्न को ढूंढते हुए आगे बढ़ने लगती है, जहां रास्ते में उसे वो एलियन दिखता है जो ग्रो होने के लिए किसी चीज में जाकर बैठा था। ये देखकर कै बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहां पीछे से बियोर्न आकर कै को चुप करता है और फिर उस एलियन को मारने के लिए उसे हाई वोल्टेज से झटके देने लगता है। लेकिन उस एलियन को कुछ भी नहीं होता, उल्टा ये एलियन उस पर ही अपने एसिड से हमला करता है, जिससे बियोर्न की वहीं पर मौत हो जाती है और वो जेनोमॉर्फ भी अब ग्रो होकर बाहर आने लगता है। ये सब देखकर कै बहुत डर जाती है और उस चेंबर से भागने लगती है, लेकिन उस चेंबर का दरवाजा लॉक था, इसलिए वो टाइलर से कांटेक्ट करके उससे बाहर जाने का रास्ता पूछती है, जहां टाइलर और रैन उस फेस हगर वाले चेंबर को आधा पार कर चुके थे। फिर टाइलर उसे दरवाजे को चाबी से खोलने के लिए कहता है। चाबी मिलते ही के दरवाजा खोलकर भागने लगती है, लेकिन जल्दबाजी में बेचारी ऊपर से नीचे की ओर गिर जाती है। लेकिन उसकी गिरने की आवाज सुनकर टाइलर बहुत डर जाता है और डरने के कारण अब उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे सारे फेस हगर इन्हें सेंस कर लेते और इन लोगों के पीछे आने लगते हैं। लेकिन ये लोग किसी तरह बचते हुए उस लैब से निकल जाते हैं और अब ये लोग दूसरे चैम्बर में आ गए थे। वही कै भी खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने लगती है और आखिर में एक चैम्बर में पहुंचती है, लेकिन वो भागते हुए उस चैम्बर में आ गई थी जहां दरवाजे के दूसरे साइड रैन और टाइलर थे। वो दोनों भी कै को देखकर बहुत खुश होते हैं। कै उन्हें सारी घटना बताती है और उसे उनके चैम्बर में लेने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन दरवाजा लॉक था, जिसे सिर्फ एंडी खोल सकता था। एंडी दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी कै के चैम्बर में वो एलियन आ जाता है और इन्हें घूरने लगता है। ये देखकर एंडी रुक जाता है, जिस पर रैन एंडी को तुरंत दरवाजा खोलने के लिए कहती है। लेकिन एंडी दरवाजा खोलने से साफ मना करता है, क्योंकि उसे पता था वो एलियन इन लोगों के दरवाजा खोलने का ही इंतजार कर रहा है। अगर उसने दरवाजा खोला तो वो एलियन इन लोगों पर भी हमला कर देगा। पर रैन बार बार उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। टाइलर भी अपनी बहन को बचाने के लिए उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन एंडी इनकी नहीं मानता और तभी वो एलियन के पर हमला करके उसे ले जाता है। ये देखकर टाइलर और रैन बहुत दुखी होते हैं, जिस पर रैन एंडी को थप्पड़ मारती है। लेकिन एंडी कहता है कि अगर मैं वो दरवाजा खोलता तो तुम लोग भी मारे जाते। रैन कहती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, जिस पर एंडी कहता है कि मेरा नया मकसद है वो काम करो जिससे कंपनी का भला हो। रैन उसे तुरंत अपने अंदर से वो चीप निकालने के लिए कहती है, लेकिन एंडी मना करते हुए कहता है कि ऐसा करना कंपनी के हित में नहीं होगा। फिर एंडी इन दोनों को लेकर रिसर्च लैब में आता है, जहां वो लोग देखते हैं कि एक पैरासाइट पर एक्सपेरिमेंट करा गया था और उसमें से किसी तरह का ब्लैक लिक्विड निकाला हुआ था। तभी ऐश उन्हें वीडियो कॉल करता है और बताता है कि इंसान स्पेस में बसने के लिए नहीं बना, इंसान यहां रहने के लिए कमजोर है और इसी कमी को सुधारना हमारा मिशन था। इसलिए मैंने जेनोमॉर्फ के डीएनए से ये पैरासाइट बनाए, जिनके अंदर से मुझे मिला ये द्रव्य, जिसे किसी भी इंसान में डालने के बाद वो इंसान भयानक बीमारी या मौत से बाहर आ सकता है और साथ ही वो स्पेस में रहने के काबिल बन जाएगा।
वहां एक वीडियो क्लिप थी जहां एक बीमार चूहे पर इसका एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो चूहा ठीक हो गया। ऐश कहता है कि इसे ढूंढने में वेलेंड यू तानी की पूरी जिंदगी चली गई। ये इंसानों के लिए वरदान है। जिसके बाद एंडी ऐश के बनाए हुए उन सैंपल्स को लेता है और कहता है कि मुझे इन सैंपल्स को जाकर वेलेंड कंपनी को देना होगा। तभी इन्हें सीसीटीवी में दिखता है कि वो एलियन लैब के बाहर आ गया है। इसलिए एंडी, रैन और टाइलर को गन देता है, लेकिन वो इन्हें उस एलियन पर गोली चलाने से मना करता है, क्योंकि उस एलियन के अंदर का खून एसिडिक फॉर्म में होता है जो किसी भी चीज को पिघला सकता है। और ये लोग शिप के सबसे नीचे वाले लेयर में थे, जहां अगर उस एलियन का खून गिर गया तो शिप में छेद हो जाएगा और ये लोग स्पेस में खींच कर मारे जाएंगे। जिसके बाद एंडी इन दोनों को लेकर दूसरे रास्ते निकल जाता है। लेकिन वही हम उस एक्सपेरिमेंट वाले क्लिप को पूरा देखते हैं, जहां अब वो चूहा मर जाता है और उसे फाड़ते हुए उसके अंदर से एलियन निकलता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह द्रव्य पूरी तरह से सेफ नहीं है। इससे अनजान ये तीनों उस चीज को लेकर लिफ्ट की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन आगे जाने पर इन्हें रास्ते में कुछ लोगों की लाशें दिखती है, जिन्हें एलियन ने किसी काले पदार्थ से छत पर बांध कर रखा हुआ था, जिसे देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। तभी टाइलर को किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर टाइलर समझ जाता है कि ये आवाज उसकी बहन कै की है। फिर वहां ढूंढने पर उन्हें कै मिल जाती है, जो अभी भी जिंदा थी, लेकिन एलियन के हमले में वो बहुत जख्मी हो चुकी थी। इसलिए एंडी टाइलर को वो द्रव्य वाला सैंपल देता है और उसे कै के अंदर इंजेक्ट करने के लिए कहता है, ताकि कै की तबीयत में सुधार आए। लेकिन रैन टाइलर को रोकते हुए मना करती है। वो कहती है कि मुझे ये द्रव्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हम कै को हाइपर चैम्बर में डालकर जैक्सन प्लैनेट पे ले जाते हैं और वहां जाकर उसका इलाज करेंगे, जिसके लिए टाइलर मान जाता है। लेकिन तभी इन्हें उस एलियन की आवाज आती है, जो अब इनके तरफ ही बढ़ रहा था, जिसे सुनते ही ये लोग कै को लेकर लिफ्ट की ओर भागने लगते हैं। लेकिन एंडी चलते हुए बीच में ही रुक जाता है, क्योंकि उसे वहां किसी एलियन के होने का आभास होता है। लेकिन ये तीनों बिना रुके लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं, जहां टाइलर कै को रैन के पास देकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगता है। लेकिन तभी हम रैन और कै के पीछे उस एलियन को देखते हैं, जो अपने पूंछ से इन पर हमला करता है। पर उसी वक्त टाइलर बीच में आकर उस हमले को अपने ऊपर लेता है, जहां वो तेज धार वाली पूंछ उसके आर पार हो जाती है। ये देखकर एंडी उसे बचाने के लिए भागता है, पर वो एलियन एंडी को धक्का देकर टाइलर को ऊपर खींच लेता है और बेहरमी से उस बेचारे को मार देता है। ये देखकर रैन बहुत डर जाती है और वहां से भागने के लिए एंडी को आवाज देने लगती है। लेकिन एंडी को धक्का लगने से उसमें गड़बड़ी हो गई थी। पर तभी वहां कई सारे जेनोफॉर्म एलियन आने लगते हैं। इतने सारे जेनोमॉर्फ देखकर रैन पूरी तरह से दंग रह जाती है। इसलिए वो एंडी को वहीं छोड़कर तुरंत कै को लेकर लिफ्ट में आती है और लिफ्ट को अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर ले जाने लगती है, ताकि यहां से बचकर अपने प्लैनेट पर जा सके। लेकिन उसे एंडी को वहां छोड़ने का दुख होने लगता है, क्योंकि वो एंडी को अपना भाई मानती थी। इसलिए रैन अब कै को वो द्रव्य वाले सैंपल देकर उसे स्पेसक्राफ्ट में जाने के लिए कहती है। रेन बताती है कि ऑटो पायलट तुम्हें कॉलोनी ले जाएगा, जिसके लिए कै भी मान जाती है। फिर रैन एंडी को लेने के लिए जाने लगती है। वहां जाकर रेन देखती है कि वो एलियन सब वहां से चले गए थे। फिर एंडी के पास जाकर उसकी वो चीप निकालती है और उसे रीसेट करने लगती है, ताकि एंडी वापस नॉर्मल हो जाए। वहीं दूसरी ओर हम कै को देखते हैं, जिसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस द्रव्य को अपने अंदर इंजेक्ट कर देती है। अब वही रैन ने एंडी को रीसेट करके पहले जैसे बना दिया था। तभी उन्हें वहां उस एलियन के आने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनते ही रैन एंडी के साथ वहां से भाग जाती है, जहां आगे जाकर वो लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां से निकलने का दरवाजा बंद था। एंडी भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उस चीप के निकालने से उसके पास अब शिप का कोई एक्सेस नहीं था। तभी उन्हें स्क्रीन पे ऐश का वीडियो कॉल आता है। रैन यहां से निकलने के लिए उससे मदद मांगती है, पर ऐश उसे मना करते हुए कहता है कि तुम्हारे कारण मैं अपने मिशन को खतरे में नहीं डाल सकता। ऐश जानबूझकर ऐसा करता है ताकि एलियंस का ध्यान इन दोनों पर रहे और क्या जल्दी से वो द्रव्य लेकर वेलेंड यूतानी तक पहुंचे। ये सुनकर रैन को ऐश पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती।
वही कै भी अब खुद को संभालते हुए स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाती है। तभी उसे भी ऐश कॉल करता है और उसे एक बटन दबाकर स्पेसक्राफ्ट का कंट्रोल उसे देने के लिए कहता है, ताकि वो उसे जल्द से जल्द वेलंड यू तानी तक उस द्रव्य को पहुंचा सके। ऐश उसे भड़काते हुए कंट्रोल उसे देने के लिए मनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन दोनों को देखते हैं, जहां अब इनकी तरफ पूरा जेनोमॉर्फ का झुंड आने लगता है। अब इन दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रैन के पास अभी भी वो गन थी, लेकिन अगर वो उन जेनोमॉर्फ पर गोली चलाती तो उनके एसिड गिरने से शीप में छेद हो जाता और वैसे भी उनकी मौत हो जाती। इसलिए ये दोनों वहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते। लेकिन तभी अचानक रेन को एक आइडिया आता है। वो तुरंत उठकर ग्रेविटी जनरेटर को बंद करती है, जिससे इन लोगों के साथ वो सारे एलियंस भी हवा में उड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रेन अपनी गन से सब एलियंस को मारने लगी, जिससे सारे एलियंस मारे जाते हैं और उनका एसिड ग्रेविटी ना होने के कारण जमीन को छू ही नहीं पाता और हवा में तैरने लगता है। जिसके बाद ये दोनों उस एसिड से बचते हुए लिफ्ट तक पहुंच जाते हैं और ग्रेविटी ना होने के कारण ये दोनों हवा में तैरते हुए ही ऊपर जाने लगते हैं। लेकिन तभी शिप का सिस्टम अपने आप ही ग्रेविटी जनरेटर को ऑन कर देता है, जिससे वहां अब ग्रेविटी बनने लगती है। एंडी इस बात को समझ जाता है और तुरंत सीढ़ी पकड़ लेता है, पर रैन किसी चीज को पकड़ ही नहीं पाती और नीचे गिरने लगती है, जहां उसकी मौत अब निश्चित थी। लेकिन तभी अचानक रैन को कोई हवा में ही पकड़ लेता है। वो और कोई नहीं जेनोमॉर्फ ही था। वही जेनोमॉर्फ जिसने टाइलर को मारा था, वो अभी भी जिंदा था। वो रेन को मारने ही वाला था कि तभी एंडी हीरो की तरह एंट्री लेकर उस जेनोमॉर्फ को गन से खत्म कर देता है। वही वो एलियंस का एसिड भी ग्रेविटी चालू होने से शिप पर गिरने लगता है, जिससे शिप में छेद होकर वहां वैक्यूम बनने लगता है और साथ ही इनका शिप रिंग से टकराने में कुछ ही वक्त बाकी था। लेकिन इससे पहले ये दोनों स्पेस क्राफ्ट में पहुंच जाते हैं, जहां पर कै इनका इंतजार कर रही थी। ऐश के भड़काने पर भी वो इन्हें छोड़कर नहीं गई थी। तब तक इनका शिप भी रिंग से टकरा जाता है और ब्लास्ट होने लगता है। लेकिन रेन वक्त पर स्पेस क्राफ्ट को शिप से लॉन्च कर देती है और स्पेस क्राफ्ट को ऑटो पायलट पर लगाकर जैक्सन प्लैनेट की ओर ले जाने लगती है। ऐश वीडियो कॉल से इन्हें कहता है कि मुझे तुम लोगों पर गर्व है। कंपनी के लिए तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। पर तभी रेन स्पेसक्राफ्ट की लोकेशन ईवागा प्लैनेट पर करती है। ऐश कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, द्रव्य कंपनी तक पहुंचाना होगा। लेकिन रेन ऐश को उसी अंदाज में मना करती है जैसे उसने इन लोगों को बचाने से किया था। तभी ऐश भी ब्लास्ट में मारा जाता है, जिसके बाद रेन कै को स्लिपिंग पॉड में डालकर सुलाती है, क्योंकि इन्हें ईवागा प्लैनेट तक जाने में 9 साल लगने वाले थे। फिर वो एंडी को नया मकसद देती है, तुम्हें वो करना है जो हमारे लिए सही है। जिसके बाद वो एंडी को ईवागा प्लैनेट पर पहुंचने तक शिप संभालने के लिए कहती है और अब खुद भी स्लिपिंग पॉड में जाने की तैयारी करती है। लेकिन तभी कै के स्लिपिंग पॉड से इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनकर रेन जल्दी से उसका पॉड खोलती है, जहां कै दर्द से तड़प रही थी, क्योंकि उसके पेट से एक शेल जैसी चीज निकली थी, जिसके अंदर कोई चीज थी जो हिल रही थी। तभी रैन उसके गले पर द्रव्य इंजेक्ट करने का निशान देखती है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये सब उस द्रव्य के कारण हुआ है। वो तुरंत उस चीज को कपड़े में पकड़कर स्पेस में फेंकने के लिए भागती है। लेकिन तभी उस शेल से एसिड निकलने लगा। ये महसूस होते ही रैन ने उसे नीचे रख दिया। तभी वो शेल धीरे धीरे खुलने लगता है, जिसके अंदर रेन को इंसानी बच्चे की तरह दिखने वाला एलियन दिखता है। ये देखकर रेन के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत उसे नष्ट करने के लिए क्रियोफ्यूल लेने जाती है, लेकिन तब तक उस एसिड से शेल के नीचे की जगह पिघल जाती है और वो शेल नीचे स्पेसक्राफ्ट के कार्गो एरिया में जाकर गिरता है। ये देखकर रैन भी क्रियोफ्यूल लेकर कार्गो एरिया में आती है, जहां उसे वो शेल दिख जाता है, लेकिन उसके अंदर वो एलियन बच्चा ही नहीं था। तभी उसे वहां कुछ बड़े पंजे के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और उन पंजों का पीछा करने लगती है। वही अब स्पेसक्राफ्ट के कार्गो में हुई गड़बड़ी के कारण शटल ऑटो पायलट से हटकर मैनुअल पर हो जाता है। वही एंडी को भी कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो इन्हें देखने के लिए स्लिपिंग पॉड वाले चैम्बर में आता है, जहां उसे रैन तो नहीं लेकिन कै दिखती है, जो नीचे पड़ी दर्द में तड़प रही थी। अब एंडी कुछ समझ पाता कि तभी उसके पीछे वो एलियन आता है,
लेकिन वो अब कोई बच्चा नहीं था, वो कुछ ही वक्त में ग्रो हो गया था। वो एक इंसान की तरह दिखने वाला विशाल एलियन बन चुका था। तभी अचानक वो एलियन एंडी पर वॉर करके उसका गला ही काट देता है। फिर वो कै के पास आकर अपनी जीभ बाहर निकालता है, जिसे देखकर कै चीखने लगती है, जिसकी आवाज रेन सुन लेती है और भागते हुए वहां पहुंचती है जहां उसे एंडी नीचे पड़ा हुआ दिखता है, जो उसे कै को बचाने के लिए कह रहा था। फिर रेन आगे जाकर कै को देखने लगती है, जहां वो झल्लाद बेरहमी से कै को मारकर उसका खून चूस रहा था। तभी वो एलियन रेन को देख लेता है और अब उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसे अपने पास आते देख रैन उस पर क्रियोफ्यूल स्प्रे कर देती है, लेकिन वो एलियन हमला करके उस स्प्रे को दूर फेंक देता है जहां उस मशीन से क्रियोफ्यूल लगातार स्प्रे हो रहा था। वही रैन भागते हुए एंडी के पास आती है और उसे उठाने लगती है, लेकिन जोरदार हमले से एंडी के अंदर गड़बड़ी आ गई थी, जिससे उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया था। इसलिए रैन उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन क्रियोफ्यूल के लगातार स्प्रे होने से वहां बहुत ठंड बढ़ गई थी। रैन को ठंड के कारण चलने और सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी, लेकिन उस एलियन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। रैन किसी तरह उससे बचते हुए उस चैम्बर से बाहर आती है और चैम्बर का दरवाजा बाहर से लॉक करती है। फिर वो ठंड से बचने के लिए वहां का स्पेस सूट पहन लेती है। तभी वो एलियन चैम्बर का दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आता है, जिसे देखकर रेन एक रस्सी के सहारे कार्गो एरिया में कूद जाती है, जहां उसे एक मैनुअल दिखता है जिसमें कार्गो को स्पेसक्राफ्ट से अलग करने की प्रोसेस बताई गई थी। जहां एक लीवर खींचने पर कार्गो स्पेसक्राफ्ट से अलग हो सकता था, उसे एक आइडिया आता है। वो पहले उस रस्सी को खुद से अटैच करती है और जाकर उस लीवर को पकड़ लेती है। दरअसल कार्गो एक स्पेसक्राफ्ट का निचला हिस्सा होता है, जिसे स्पेसक्राफ्ट से अलग करा जा सकता था। इसलिए उसका प्लान था कि वो एलियन जब नीचे कार्गो में आएगा तो ये लीवर खींचकर कार्गो को स्पेसक्राफ्ट से अलग कर देगी, जिससे ये एलियन कार्गो के साथ स्पेस में रिलीज हो जाएगा और ये खुद रस्सी के सहारे स्पेसक्राफ्ट में वापस आ जाएगी। अब रैन उस एलियन के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो एलियन पीछे से आकर अचानक उस पर हमला करता है, जिससे रेन उस लिवर को खींच ही नहीं पाती और दूर जाकर गिरती है। अब उसके सामने वो एलियन खड़ा था जो उसे मारने ही वाला था, लेकिन रैन देखती है कि उसके साइड पर वही शेल है जिसके अंदर से वो एलियन निकला था। वो शेल पूरी तरह से एसिड से भरा हुआ था। रैन अपना दिमाग चलाती है और उस शेल को धकेल कर उसमें से सारा एसिड नीचे गिरा देती है, जिससे वहां छेद हो जाता है और बाहर का वैक्यूम उन्हें स्पेस में खींच लेता है। लेकिन रैन रस्सी से बंधी होने के कारण ऊपर आने लगती है, पर वो एलियन कार्गो के नीचे चिपक कर बैठा था। वो अचानक रैन पर हमला करता है और उसके हेलमेट को तोड़ने लगता है। वो एलियन अपनी जीभ से उस हेलमेट को फोड़ने ही वाला था कि तभी रैन नोटिस करती है कि उससे अटैच वो रस्सी उसी लेवर में अटकी हुई है जिसे वो खींचना चाहती थी। रेन तुरंत उस रस्सी को झटका देकर उस लेवर को खींच देती है, जिससे कार्गो स्पेसक्राफ्ट से रिलीज हो जाता है और जाकर जैक्सन प्लैनेट के रिंग से टकरा जाता है, जिसमें वो एलियन मारा जाता है और रेन ऊपर आकर बच जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैन शेटल में आकर स्पेसक्राफ्ट को वापस ऑटो पायलट में डाल देती है और इनका ईवागा प्लैनेट पर जाने का सफर फिर से शुरू होता है, जहां रैन एंडी की बॉडी स्लिपिंग बोर्ड में डालती हुई कहती है, मैं वादा करती हूं कि किसी भी तरह तुम्हें ठीक करूंगी। और यह कहकर वो खुद भी स्लिपिंग पॉड में जाकर 9 साल के लिए सो जाती है और इसी सीन के साथ यह मूवी खत्म होती है। अगर आपको यह मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। हम मिलते हैं इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।